लास्ट क्लास में बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हुआ था, उसमें हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री शायद डिस्कस कर लिए थे। किसी को याद है बेटा कहाँ पे खत्म किए थे बेटा? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर रहे थे सर, फिर फिर ऑर्डर भी हो गया स्टार्ट किए था थे ना? सर। ऑर्डर हो गया था सर, आज मैग्नेटिक वाला करना था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला। अच्छा, क्या लिखा था? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिखा थे क्या लास्ट? नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक लिखाए नहीं थे सर, बट सर उसी ऑर्डर के बाद वही है। ओके ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ठीक है बेटा। चलिए बेटा देखेंगे हम लोग। बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालना जान गए, किसका पेयरिंग कराना है? हाँ याद आया, पेयरिंग और अनपेयरिंग वाला सारा करा दिए थे, वो हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल करवा दिए थे ना। आज बेटा देखो हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बाकी लोग से अलग कैसे हुआ ये पढ़ना है। फील्ड थ्योरी ये बाकी से अलग कैसे हो गया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये डिफर कैसे कर गया। तो इसके पॉइंट्स वगैरह लिखाए थे सीएफटी के? हाँ लिखा दिए थे, ठीक है चलिए। नहीं सर, सीएफटी अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा सीएफटी, ओके। अच्छा अभी हाइब्रिडाइजेशन हुआ, सीएफटी बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है ना? नहीं सर। ठीक है चलिए। चलिए बेटा, ठीक है बेटा, अब सीधा करेंगे बेटा लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होगा? तो सबसे पहला बेटा, it does not distinguish, it does not distinguish between a strong and weak field ligand, between a strong and weak field ligand. It does not distinguish between strong and weak field ligand. ये strong and weak field वाला ligand है ना बेटा, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आया है। मैंने आपको बता दिया है बेटा, वो बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आया, फिर उसमें हम लोगों ने उसको ऐड कर दिया था। ठीक है नेक्स्ट, it does not give magnetic moment of complex correctly। मैग्नेट बेटा देखो, अगर पेयरिंग अनपेयरिंग बेटा अगर नहीं मालूम चलता है, देखो अगर स्ट्रांग और वीक फील्ड लिगेंड नहीं मालूम है तो पेयरिंग अनपेयरिंग मालूम नहीं चलेगा। पेयरिंग अनपेयरिंग मालूम नहीं चलेगा तो आपको नंबर ऑफ लोन पेयर सही से मालूम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है बेटा, इट डज नॉट प्रेडिक्ट द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। कलर क्या होगा ये भी नहीं बताया इसने, जबकि सीएफटी बेटा प्रेडिक्ट कर देगा, मतलब ये बता देगा कि ब्लूइश होगा या ऑरेंजिश होगा या ग्रीनिश होगा, इतना बता देता है सीएफटी। ठीक है चलिए, तो ये कुछ लिमिटेशंस है बेटा, अब समझो। सीएफटी क्या है?
CFT stands for crystal field theory. देखो ये थोड़ा अलग बात करेगा, ठीक है, ये बिल्कुल अलग बात करेगा। इसका कहना नंबर 1 है, सबसे पहला ये बात करेगा, इट अज्यूम्स मेटल लीगेंड बॉन्ड, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बॉन्ड टू बी प्योरली आयनिक। ये अजम्पशन है बेटा सीएफटी का, प्योरली आयनिक मान लिया इसने, ना कोवेलेंट ना कोऑर्डिनेट, सीधा बोला मेटल और लीगेंड के बीच में सारा जो बॉन्ड है दैट इज प्योरली आयनिक। Ligands are treated as point नेगेटिव चार्ज। लिगेंड को यह माना गया कि ये पॉइंट नेगेटिव चार्ज है और डाइपोल। बेटा Cl माइनस को मान लेंगे पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, बट अमोनिया को क्या मानेंगे, अमोनिया को तो बेटा न्यूट्रल है ना, तो अमोनिया को हम लोग डाइपोल मानेंगे। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल को डाइपोल माना गया है, डाइपोल किसको माना गया बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल को डाइपोल मान लिया गया है। नेक्स्ट, the 5d orbital, the 5d orbitals have equal energy when, ध्यान सुनिए, the 5d orbitals have equal energy, जो पांचों d ऑर्बिटल होते हैं उनके इक्वल एनर्जी होते हैं। इसमें नया क्या है बेटा, इसमें नया ये है, have equal energy when the central metal atom is isolated. Now what is isolated? Isolated means वही अकेला है और कोई नहीं है, 10-20 किलोमीटर तक उसके आसपास कोई नहीं है। So the 5d orbitals have equal energy when central metal atom is isolated, but in presence of ligands the degeneracy of d orbitals are broken। बेटा हुआ था ना T2G ठीक है बेटा, तो लीगेंड जब आ जाएगा तो डी ऑर्बिटल्स का डीजेनरेसी ब्रोकन हो जाएगा, दैट मींस द डी ऑर्बिटल्स विल नॉट हैव इक्वल एनर्जी। लिख लिए सबको बेटा, द डी ऑर्बिटल्स विल नॉट हैव इक्वल नहीं एनर्जी। सर। नेक्स्ट वीक से बेटा आप लोग का ऑर्गेनिक चालू हो जाएगा, ठीक है। पहले कुछ एक आध क्लास बेटा रिवीजन करा देंगे, उसके बाद आपका आगे बढ़ देंगे। पिछला अगर हाँ कोई सर, ओके। टॉपिक नहीं हुआ होगा तो वो भी कर लेंगे। चलिए बेटा, कहने का मतलब ये CFT का, ये आपका DXY, ये आपका DYZ, ये आपका DXZ, ये है DX² माइनस वाई स्क्वायर और ये है D ऑफ Z²। ये पांचों का इक्वल एनर्जी है, ठीक है। कब, व्हेन मेटल आयन इज इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट।
बेटा आइसोलेटेड का मतलब गैसियस अपने आप होता है, उसमें ऐड नहीं करना होता है। आइसोलेटेड आप अकेले है बेटा, आपके अगल बगल में कोई एक भी एटम नहीं है, तो मतलब क्या है, आप आइसोलेटेड है और आप गैसियस है। क्यों? आपके या दूसरे एटम के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मींस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, तो आप गैसियस है। अब देखो बात को बेटा, जरा ध्यान से समझो। ये बेटा अपना एक ऑर्बिटल है, ये पता होना चाहिए, ये अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑफ एक्स वाई। ये है डी ऑफ वाई जेड। ये है डी ऑफ एक्स जेड। ठीक है, ये है डी ऑफ एक्स जेड। अब ध्यान से देखिए, दो और ऑर्बिटल बना ही लेते। दिस इज डी ऑफ जेड स्क्वायर। बेटा हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ इसको क्लासिफाई करेंगे। किस में क्लासिफाई करेंगे? ये तीनों बेटा सिमिलर है, ये दोनों अलग है। रीजन इज along x and y axis electron density are formed, along z axis electron density are found, but beta yahan there is no electron density along the axis. In these three orbital we don't have any electron density along the axis. In these three we have electron density between the axis, that is interaxis. So they are known as interaxial orbital. They are known as interaxial orbital. दो एक्सिस के बीच में लोब आ गया, तो इसका हम लोगों ने नाम ही रख दिया interaxial orbital। तो ये तीनों बेटा आपके they are interaxial, और ये दोनों आपके एक्सियल ऑर्बिटल कहे जाएंगे। They are axial orbital and they are interaxial orbital. So now ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन से ये नहीं है कि एनर्जी अलग हो जाएगा, मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। इसका शॉर्ट में नाम है टी ऑफ 2Tg, T2g बोला जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड Eg ऑर्बिटल। नाउ ये T2g Eg क्या है बेटा? ये सिमेट्री के कारण इसका नाम रखा है। आपसे कभी भी नहीं पूछेगा T2g और Eg का मीनिंग क्या है। क्यों बेटा? क्योंकि T2g और Eg बेटा ऐसा समझ लीजिए कि आपको अरिथमेटिक मालूम है और आपसे अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछ ले, वो नहीं हो सकता ना। अरिथमेटिक एग्जाम में अलजेब्रा नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल क्लास 10th में बेटा कैलकुलस नहीं आ सकता है, क्योंकि कैलकुलस टोटली नया कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से ये सिमेट्री ऑपरेशंस होता है, इस टोटली ही अलग है, मतलब किए ही नहीं है आप लोग, और केमिस्ट्री में नहीं है, मैथ्स में है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना कि नाम नोमेनक्लेचर कैसे किया। T2g को T2 का टी का मतलब क्या है, टू का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है। ठीक है, जी का मतलब बेटा गराड अनगराड होता है, बट नहीं जाना उसमें। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। पॉइंट ऑपरेशन सिमेट्री ऑपरेशन होता है।
जब आप कॉलेज में जाएंगे मैथ्स में पढ़ेंगे सिमेट्री ऑपरेशन, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऐसा नाम देते हैं हम लोग इसको। अभी इतना समझना है, T2G जो होगा ये इंटर एक्सियल है, EG जो होगा एक्सियल है। अब बात को समझो, जब ये अकेला मेटल है तो ये पांचों का एनर्जी इक्वल होगा, बट जब मेटल एटम के आसपास कोई लिगेंड चला आएगा तो ये तीन लोग अपना अलग हो जाएंगे, मतलब ये तीनों एक साथ अलग होंगे और ये दोनों अलग हो जाएंगे एक साथ, मतलब तीनों का एनर्जी लेट से कम हो जाएगा और इन दोनों का बढ़ जाएगा, या उल्टा भी हो सकता है, तीनों का बढ़ गया इन दोनों का कम हो गया, पर तीनों एक साथ मूव करते हैं, ठीक है। क्यों? इंटर एक्सियल। एक केस में बेटा अलग भी मूव करेंगे, वो भी देखेंगे क्यों बेटा, ठीक है। तो अब समझना है बेटा, due to presence of ligand, due to presence of ligand, T2G and EG orbitals split into two, स्प्लिट नहीं होगा, सेपरेट इनटू होगा, ठीक है। स्प्लिट का मतलब अलग हो जा रहा है, सेपरेट इनटू टू डिफरेंट एनर्जी लेवल, दो अलग अलग एनर्जी लेवल में अलग हो जाते हैं। क्यों अलग हो रहे हैं अब ये डिस्कस करते हैं, क्यों इनको एनर्जी किसी का हाई हो गया और किसी का कम हो गया, समझे बात को। ये जेड एक्सिस है। टॉपिक लिख लीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल लिख लीजिए, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बोर्ड के हिसाब से नहीं, जॉइंट के हिसाब से। बोर्ड में कभी पूछेगा नहीं, इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछता है बोर्ड में। बोर्ड में जितना रटने वाला है वही पूछेगा, ये पूछेगा तो 90%, 90 क्या 98%, 99% बच्चे लोग नहीं करके आएंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है बेटा, अपने पास ऑक्टाहेड्रल है, मतलब कितने लिगेंड बेटा, 8 लिगेंड्स, सॉरी सॉरी 6 लिगेंड्स। नाउ बेटा octahedral complex में 6 ligands will approach from axial directions, मतलब यहां से L1 आएगा लिगेंड 1, यहां से L2 आएगा लिगेंड 2, यहां से L3 आएगा लिगेंड 3, यहां से L4 आएगा लिगेंड 4, यहां से लिगेंड 5 आएगा L5 और यहां से लिगेंड 6 आएगा L6, ठीक है। ऊपर से बेटा L6 सारा जगह नहीं है, आप लोग का देखिए, आप लोग का जगह बचा होगा। चलिए अब ध्यान से सोचिए बेटा, विच लोब मान के चलो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले से है, मान के चलो यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले से है, ये कौन सा ऑर्बिटल मान लिए बेटा हम लोग, d(x² - y²), मान के चलो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ये वाला, ठीक है। ये अपना d(x² - y² है। तो मान के चलो अपने पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, लीगेंड आया L1 आया लीगेंड, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था, दो भी हो सकते हैं क्योंकि हम लोग को बेटा इधर वाले लोग हैं, ठीक है, इधर से ये सब खाली ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन में लिगेंड L1 यहाँ आएगा,
L2 यहाँ आएगा और L3 यहाँ आएगा, ठीक है, L4 L5 ऐसे करें। तो ये वाला भी मान लेते हैं कि ये बॉन्ड नहीं बना रहा है। बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहना चाहेगा या ये इलेक्ट्रॉन डी ऑफ एक्स वाई में भागना चाहेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आना क्यों नहीं चाहेगा? इसके पास बेटा कोई मोटिवेशन है, आगे वो सोचिए। इसके पास एक मोटिवेशन है, सॉरी इसके पास, ठीक है, इसके पास बेटा एक मोटिवेशन है डी ऑफ एक्स वाई में भागने का। क्यों? देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जस्ट इस डायरेक्शन में है और L1 यही डायरेक्शन से आया, जबकि ये डी ऑफ एक्स वाई ये बीच में है बेटा, यहां पर है, बीच में है। इस डायरेक्शन से देखो कोई भी आपका लिगेंड आया नहीं आया, समझ रहे ना कौन सा बीच है, मतलब ये वाला बीच में, इंटरएक्सियल। तो दिस लिगेंड L1 will make this electron very uncomfortable, and this electron will think of jumping to d of xy orbital, because d of xy orbital is not along the direction from which the ligand L1 is approaching. But this electron will also think of repulsion from d of xy. This electron will also think of repulsion from d of xy. तब उसके पास दो चॉइस है, या तो लिगेंड को बर्दाश्त करे या तो डी ऑफ एक्स वाई ऑर्बिटल में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से वो रिपेल करेगा, उसको बर्दाश्त करे। तो बेटा बड़ा सिंपल सा है, वो दोनों को देखेगा कौन ज्यादा परेशान उसको कर रहा है। अगर पेयरिंग करने से ज्यादा परेशानी होगी तो वो यहीं रहेगा, लिगेंड को बर्दाश्त करेगा। पर अगर लिगेंड इसको ज्यादा परेशान करेगा तो वो बोलेगा मैं पेयरिंग बर्दाश्त कर लूंगा, लिगेंड को मैं अब और बर्दाश्त टॉलरेट नहीं कर रहा हूं, मैं चला डी ऑफ एक्स वाई के पास। डी ऑफ एक्स वाई पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, कोई बात नहीं, वो तो पेयरिंग का बेटा एनर्जी रिपल्शन करेगा ना, कितना ही कर लेगा, ठीक है। तो अब समझो अगर मैं बहुत बहुत हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले आता हूं, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले आता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है हाईली अनकंफर्टेबल हो जाएगा। मींस तब चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाए, ठीक है। अगर ये वीक होगा, उतना रिपल नहीं करेगा, तो वो बोलेगा मैं यहीं रहता हूँ, पेयरिंग करूंगा तो ज्यादा परेशान, ज्यादा एनर्जी का लॉस होने वाला है या उसका एनर्जी कॉस्ट ज्यादा है। इसमें किसी को डाउट है बेटा पूछ लीजिए बेटा। क्लियर है बेटा सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है चलिए। तो आप देखो बेटा ये एक्सप्लेनेशन वगैरह बेटा आपको नहीं पूछना है, कभी याद आएगा, बस आपको मैंने बता दिया है कि क्यों बेटा स्प्लिटिंग कर रहा है। तो देखो पहले बेटा ये रहेगा, देख लीजिए बहुत जरूरी है, बहुत सारे बुक में क्या किया है ना, सही से बनाया नहीं है। डी ऑफ जेड स्क्वायर, ये कौन सा स्टेट है बेटा? ये आइसोलेटेड है, लीगेंड कम्स या अप्रोचेस। तो ध्यान से समझो, अच्छा ये गलत बन गया बेटा, इसको थोड़ा अच्छे पेज में बनाते हैं। नहीं नजर आ रहा है, ठीक है ये है। चलिए आज ऐसे ही होना है, देखेंगे अब बेटा। ये है आपका आइसोलेटेड में। अब समझो जब लीगेंड आएगा तो क्या होगा, लीगेंड आएगा बेटा
तो बेटा मैंने ये कि आपको अभी बताया है, एक्सप्लेन किया है बेटा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा बेटा। जो बीच में होगा एक्स वाई में होगा वो भी अनकंफर्टेबल होगा या नहीं होगा बेटा? वो अनकंफर्टेबल होगा या नहीं होगा? देखो ज्यादा अनकंफर्टेबल बेटा ये वाला होगा। This will be more uncomfortable when a ligand approaches, and this will be less uncomfortable when a ligand approaches. But both of this will become uncomfortable because बेटा इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर एक है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ligand यहां से आ रहा है, L1 यहां से आया बेटा, ये ज्यादा परेशान होगा ये कम परेशान होगा? देखो ligand के पास लोन पेयर है ना बेटा, तो ये तो इसको रिपेल करेगा ना। तो हम लोग को ये समझना है कि दोनों परेशान हो रहे, बट ये वाला बेटा बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा जो एक्सिस के अलोंग में है। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान देना है बेटा, लीगेंड आएगा तो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल 5 टाइप d orbital increases। पांचों का इंक्रीज करेगा ड्यू टू रिपल्शन फ्रॉम लीगेंड। लीगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है और फिर रिपल्शन होगा तो ये करेगा। However, energy of dx square minus y square and d of z square increases more than that of dxy, dyz and d of xz। इन तीनों से बेटा ज्यादा इंक्रीज करेगा, इन तीनों से ज्यादा इंक्रीज करना है। ठीक है, इन तीनों से ग्रेटर इंक्रीज करेगा। तो देखो लीगेंड आने पे क्या हो जाता है, बिफोर एवरेज आफ्टर। बेटा देखो इसका भी इंक्रीज किया, इन दोनों का भी इंक्रीज किया, हुआ क्या है, इन दोनों का बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, इन दोनों का कम इंक्रीज किया। देखो यहां से कंपेयर करो, समझ में आ रहा है? इन तीनों का थोड़ा सा बढ़ा, इन दोनों का बहुत ज्यादा बढ़ा। क्लियर है बेटा? इसमें किसी को डाउट?